दोस्तों चलिए हम देखते हैं पार्लियामेंट कमेटी यानी कि संसदीय समितियां। ठीक है, तो संसदीय समितियां हम देखेंगे। संसदीय समितियां आखिर इम्पोर्टेंट क्यों हैं? देखिए, संसद जो है इतनी भारी भरकम संस्था है कि वह अपने सामने लाए गए सभी विषयों का प्रभावकारी ढंग से निष्पादन नहीं कर सकता है। संसद के जो कार्य हैं काफ़ी विविध होते हैं, जटिल होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। साथ ही संसद के पास न तो पर्याप्त समय है, न ही आवश्यक विशेषज्ञता, जिससे कि सभी विधायी उपायों तथा अन्य मामलों की गहन छानबीन कर सके। यही वजह है कि अनेक समितियों इसे अपने कर्तव्य के निर्वहन में मदद करती हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान में ऐसी समितियों का अलग अलग स्थानों एवं संदर्भों में उल्लेख आता है, लेकिन इन समितियों के गठन, कार्यकाल और कार्यों आदि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं मिलता है। इन सभी मामलों के बारे में संसद के दोनों सदनों के नियमन ही प्रभावी होते हैं। इस प्रकार एक संसदीय समिति वह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति नामित करते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के आदेशानुसार या निर्देशानुसार कार्य करते हैं, जो अपनी रिपोर्ट या अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपते हैं, जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करता है। ध्यान रहे कि एक परामर्शदात्री समिति भी होती है, लेकिन यह संसद सदस्यों से गठित हो जो कि संसद सदस्यों से गठित होती है, लेकिन यह कोई संसदीय समिति नहीं होती, क्योंकि ये जो चार मैंने बताया ऊपर, इस शर्त पूरा नहीं करता है। ठीक है, चलिए हम इसके वर्गीकरण को बांट लेते हैं। वैसे आमतौर पर संसदीय समिति दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है अस्थाई समिति और दूसरा है तदर्थ समिति। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो अस्थाई समिति है, अस्थाई समिति किसे कहते हैं? अस्थाई समितियाँ अस्थाई प्रकृति की होती हैं, जो लगातार या निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं, जिनका गठन हर साल यानी कि प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। और तदर्थ समितियाँ होती हैं अस्थाई समितियाँ। ठीक है, यानी कि इनकी जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है तथा जिस प्रयोजन से उनका गठन किया जाता है वह समाप्त होते ही उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, ये अस्तित्व में नहीं रहती हैं। ठीक, चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि स्थायी समितियां क्या हैं। एक वित्त समिति है, वित्त समिति में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। दूसरा है विभागीय अस्थायी समितियां। ठीक है, और इसी तरह तीसरा है जांच समितियां, और जिसमें याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति या आचार समिति शामिल होता है। ठीक है, अगला है इसी तरह परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां। इसमें क्या है, इसमें देखिए आप, सरकारी आश्वासन समिति है, अधीनस्थ विधायन समिति है, विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति है, और उसके आगे SC ST या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए समिति है, और स्त्री सशक्तिकरण समिति है, लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति है। अगला है इसी तरह सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित है। इसमें कार्य सलाहकार समिति है, सरकार के सदस्यों के निजी विधेयकों एवं संकल्पों के लिए गठित समिति है, विनियम समिति है, और सदस्यों की अनुपस्थिति या सदस्यों की बैठक में सदस्यों की अनुपस्थिति के लिए गठित समिति है। आगे भी है सदन समितियां या अथवा सेवा समितियां, जिसमें सामान्य प्रयोजन समिति है, सदन समिति है, पुस्तकालय समिति है, सदस्यों के वेतन भत्तों के लिए संयुक्त समितियां हैं। ठीक है, इसी तरह तदर्थ समिति में है दो है, एक जांच समिति है और दूसरा है सलाहकार समिति। देखिए, जो जांच समिति होता है, जांच समिति का जो गठन होता है वो समय समय पर किया जाता है। इसके लिए दोनों सदनों में किसी के भी द्वारा इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है अथवा इनका गठन विनिर्दिष्ट विषयों पर जांच करने एवं प्रतिवेदन तैयार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान कतिपय सदस्यों के आचरण की जांच के लिए गठित समिति। इसी तरह रेल सभा समिति है, यानी कि रेलवे कन्वेंशन कमेटी है। इसी तरह संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि MP LA DS के लिए गठित समिति है। ठीक है, इसी तरह अन्य प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है। और दूसरा है सलाहकार समिति। सलाहकार समितियों के अंतर्गत विधेयकों के लिए गठित प्रवर तथा संयुक्त समितियां सम्मिलित होती हैं, शामिल की जाती हैं। इनका गठन
किसी विशेष विधेयक के बारे में विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए किया जाता है। ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से इस अर्थ में भिन्न होती है कि ये विधेयकों से ही संबंधित होती हैं और इनके द्वारा जो कार्य पद्धति अपनाई जाती है वह कार्य पद्धति के नियमों तथा लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के निर्देशों से उल्लिखित है। जैसे जब कोई सदन में कोई विधेयक सामान्य चर्चा के लिए लाया जाता है, तब सदन चाहे तो उस सदन की प्रवर समिति अथवा दोनों सदनों की संयुक्त समिति को संदर्भित कर सकता है। इस आशय का प्रस्ताव सदन में लाया और स्वीकार किया जाता है। यदि विधेयक को संयुक्त समिति को संदर्भित करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो इस निर्णय से दूसरे सदन को भी इस अनुरोध के साथ अवगत या जानकारी दे दी जाती है और कि उक्त समिति के लिए अपने सदस्यों को नामित करें। ठीक है, देखिए प्रवर समिति या संसदीय समिति जो होता है, प्रवर समिति या संसदीय समिति विधेयक पर उसी प्रकार प्रावधान दर प्रावधान विचार करती है जैसे कि दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करते हैं। ठीक, समिति के सदस्य विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन भी प्रस्तावित कर सकते हैं। समिति विधेयक में रुचि रखने वाले विभिन्न संघों, सार्वजनिक निकायों अथवा विशेषज्ञों द्वारा साक्ष्य भी ग्रहण कर सकती हैं। विधेयक पर इस प्रकार विचार करने के बाद समिति अपना प्रतिवेदन सदन को दे देती है, सौंप देती है। जो सदस्य बहुमत से सहमत नहीं होते हैं वे प्रतिवेदन अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं जो अस्थायी समिति है उसमें से वित्तीय समितियां में हम लोक लेखा समिति करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यह काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक, लोक लेखा समिति। इस समिति का जो गठन हुआ था पहली बार 1921 में हुआ था। ठीक, किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, तब से यह अस्तित्व में लगातार है। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं। कितने? 22 सदस्य वर्तमान में हैं, जिसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इस तरह वर्तमान में टोटल 22 सदस्य हैं। ठीक, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसमें सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल होता है, 1 साल। ठीक है, इनका कार्यकाल 1 साल होता है। इसमें यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कोई मंत्री निर्वाचित नहीं होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि कोई भी मंत्री इसमें सदस्य नहीं बनता है। तो समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। ठीक है, और समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का होता है। कब से? 1967 से परंपरा चली आ रही है कि समिति के जो अध्यक्ष होगा यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो भी अध्यक्ष होगा वह विपक्षी पार्टी से ही होगा। ठीक है, इस पर हम कुछ कार्य भी देख लेते हैं। इनका कार्य क्या है? देखिए, समिति का जो कार्य होता है इसके तहत सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच की प्रमुख है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन सौंपते हैं। कितना? 3 प्रतिवेदन को सौंपते हैं। विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, फिर वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। ठीक है, तो जो समिति होती है, जो कमेटी है, सार्वजनिक व्यय में तकनीकी अनियमितता की जांच मात्र कानूनी या औपचारिक दृष्टिकोण से ही नहीं करती, बल्कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखने के अलावा समझदारी और विवेक तथा उपयुक्तता के दृष्टिकोण से भी करती है, ताकि अपव्यय, क्षति, भ्रष्टाचार या अक्षमता तथा निरर्थक खर्चों के मामले सामने लाए जा सकें। ठीक है, हम एक मोटा मोटा कह सकते हैं कि जैसे कि केंद्र सरकार के विनियोग लेखा है, वित्त लेखा की जांच करने के साथ ही लोकसभा में प्रस्तुत किसी अन्य लेखा की भी जांच करना है। विनियोग लेखा है वास्तविक खर्च की तुलना संसद द्वारा स्वीकृत खर्च से करता है, जबकि वित्त लेखा केंद्र सरकार के भुगतान और प्राप्तियों को दर्शाता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राक्कलन समिति। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राक्कलन समिति, तो इसे बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी। देखो, इस समिति जो है पहली बार जॉन मथाई, ठीक है, पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में इसका गठन किया गया था। उस समय जो जॉन मथाई थे वित्त मंत्री थे, फिनेंस मिनिस्टर थे। मूलतः इसमें जब पहली बार इसका गठन किया गया तो मूलतः इसमें 25 सदस्य थे। ठीक है, तो लेकिन 1956 के बाद
ठीक है। 1956 के बाद 1956 के बाद इसमें जो है 30 सदस्य कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन कमेटी ही एक ऐसी कमेटी है जिसमें टोटल जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, 30 के 30 सदस्य लोकसभा से ही चुने जाते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्य का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो हर साल लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से ही किया जाता है और इसमें भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन करके एकल हस्तांतरण के मत के माध्यम से किया जाता है। समिति का जो कार्यकाल होता है वह भी 1 साल होता है। ठीक है, इस समिति का जो भी कार्यकाल होता है 1 साल होता है। कोई भी मंत्री इसमें सदस्य नहीं होता है। ठीक है, कोई भी मंत्री इस कमेटी का सदस्य नहीं होता है। अध्यक्ष जो होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और यह जो है सत्ताधारी दल का ही होता है। समिति का जो कार्य है बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना है, सार्वजनिक व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव देना है और इसलिए इसे सतत किफ़ायती की समिति के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आता है कि किस कमेटी को या किस समिति को सतत किफ़ायत समिति कहा जाता है तो फिर प्राक्कलन समिति को ही सतत किफ़ायत समिति भी कहा जाता है। देखिए, जो इस समिति का कार्य है, जैसे प्राक्कलन में निहित नीतियों के अनुरूप क्या किफ़ायतें संगठन में सुधार और कार्यकुशलता और प्रशासनिक सुधार प्रभावी बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में प्रतिवेदन देना है। प्रशासन में कार्यकुशलता और किफ़ायत लाने के लिए वैकल्पिक मतों के बारे में सुझाव देना है, इसके बारे में भी जो है सुझाव देना है। ठीक है, और इसी तरह जो है यह जांच करना कि प्राक्कलन में जो निहित नीति है के अनुसार राशि का समुचित प्रावधान किया गया है कि नहीं, संसद में प्राक्कलन किस रूप में प्रस्तुत हो इसके बारे में भी सुझाव दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। और सभी सदस्य किससे हो? लोकसभा से होते हैं। चलिए अगला देखेंगे सार्वजनिक उद्यम समिति, जिसको इंग्लिश बोलते हैं पब्लिक अंडर टेकिंग कमेटी या सार्वजनिक उपक्रम समिति। सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1964 ईस्वी में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार इसकी गठन किया गया था। शुरुआत में इसमें टोटल कितने थे? 15 सदस्य थे। शुरुआत में टोटल 15 सदस्य थे जिसमें 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से चुने जाते थे। लेकिन 1974 के बाद इसमें 22 सदस्य हो गए जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते थे। तो समिति के सदस्य संसद द्वारा इसके सदस्यों में से एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। इसका भी कार्यकाल कितना होता है? 1 साल होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। इस प्रकार राज्यसभा सदस्य इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी कुछ हम कार्य देख लेते हैं, इनका भी क्या कार्य है। तो कार्य हम देखेंगे सबसे पहले कि समिति के जो कार्य हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति या सार्वजनिक उद्यम समिति पर CAG के प्रतिवेदन की जांच करना। ठीक है, कैग के प्रतिवेदन की जांच करना है और सार्वजनिक उद्यमों या सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदनों एवं लेखा की जांच करना है। यह जांच करना कि सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों तथा युक्ति संगत व्यापारिक प्रचलनों के अनुसार दिया जा रहा है कि नहीं। सार्वजनिक उद्यमों में से संबंधित ऐसे अन्य कार्यों का संचालन जो लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति अथवा प्राक्कलन समिति के जिम्मे भी होता है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष समय समय पर इसके सुपुर्द किया जाता है। ठीक है,